हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। डेट है आज की 18 अगस्त और हम डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो फर्स्ट पेज पे बात करें तो दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से भी ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वाला न्यूज़ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ वाला जो है उसके बारे में हमें देखना है डिटेल में। तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी की, उसमें चेंजेस किए गए हैं और जो नितिन गडकरी हैं और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, तो इनको इस बोर्ड से हटा दिया गया है और जो है 6 न्यू मेंबर्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो टोटल 11 जो मेंबर है पार्लियामेंट बोर्ड में हो गए हैं। तो ये इस न्यूज़ में बस दिया है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों लोग को निकाल दिया गया है और 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया है। तो टोटल 11 मेंबर्स हैं इसमें। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये जो मूव है जिसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है और 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया है, तो इसको एक मूव बताया जा रहा है ताकि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो सोशली और रीजनली रिप्रेजेंटेटिव शो हो, ये ऐसा बताया जा रहा है। फिर इसमें ये कहा गया कि बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका जो फंक्शन है वो क्या है। तो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की। फिर इसमें बीजेपी चीफ द्वारा जो मेंबर्स हैं अपॉइंट किए जाते हैं। फिर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं 11 मेंबर्स हो सकते हैं। तो अभी 6 न्यू मेंबर्स का इंडक्शन किया गया है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की ऑलरेडी हो गई है। फिर सीएम कौन बनेगा या सीएम का फेस क्या होगा इलेक्शन के पहले, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। फिर लेजिस्लेटिव ग्रुप्स और पार्लियामेंट्री ग्रुप्स का एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है। फिर टिकट्स देने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर्स को उसमें भी हेल्प करता है। फिर लास्ट हम बात करें तो इस ये रूल्स और पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका अथॉरिटी है कि जो पार्टी के रूल्स और रेगुलेशंस है उसको भी अमेंड कर सकता है। तो ये कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के जो थे फंक्शंस थे उसके बारे में हमने देख लिया। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, पर फिर भी एक नॉर्मल जो जानकारी है इसके बारे में हमें होनी चाहिए कि ये करता क्या है। तो फिर इस न्यूज़ में बस इतना इंपॉर्टेंट था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर नेक्स्ट न्यूज़ में ये दिया है कि जो यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं उनको दिल्ली में हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो होम मिनिस्ट्री है वो आगे आई और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मूव नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज वुड बी प्रोवाइडेड हाउसिंग एंड पुलिस प्रोटेक्शन इन दिल्ली। तो हरदीप सिंह पुरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, तो उन्होंने ये कहा है। तो होम मिनिस्टर ऑफिस से फिर एक स्टेटमेंट आया जिसमें इन लोगों ने ऐसे मूव को डिनाई कर दिया। फिर यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो EWS फ्लैट्स है बक्करवाला एरिया में वेस्ट दिल्ली के, तो उसके बारे में बात की है कि उसको एक डिटेंशन सेंटर की तरह बनाया जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द आइडिया वॉज टू टर्न द हाउस कॉम्प्लेक्स इनटू अ डिटेंशन सेंटर सिंस द 2 डिटेंशन सेंटर जो कि दिल्ली में है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन रोहिंग्या रेफ्यूजीज को जो है एकोमोडेट कर सकें। तो ये इसके बारे में फिर रोहिंग्या रेफ्यूजीज को इलीगल कहा जाएगा और एक थ्रेट है, ये ऐसे बात कही गई है। तो बात करते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू यूएन जो है वो मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो उनका जो घर था वो म्यांमार में था। 2017 में उनको वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके द्वारा जो है क्रैकडाउन किया गया था, इनके ऊपर अत्याचार किया गया था, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था और वायलेंस था उनके अगेंस्ट। तो म्यांमार जो है एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है। तो ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे वो नेबरिंग जितने भी कंट्रीज थे वहाँ पर शरण लेने के लिए वहाँ से जो है रेफ्यूज कर गए। तो हम मैप में देखते हैं तो ये म्यांमार है। तो म्यांमार का ये रखाइन प्रोविंस है। तो यहाँ से जब यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ तो ये जितने भी जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे वो नेबरिंग कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो इंडिया जो है सबसे क्लोजेस्ट है, फिर उसके बाद थाईलैंड की तरफ है और बांग्लादेश भी है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है जो रेफ्यूज है वो ज़्यादा लिया गया है यहाँ पे। तो फिर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया सबसे क्लोज हुआ, तो इंडिया में रेफ्यूज सबसे ज़्यादा लिया गया। तो इसमें थ्रेट क्या क्या है। तो तो थ्रेट आया नेशनल सिक्योरिटी का,
इंटरेस्ट का क्लैश आया, जो लोकल पॉपुलेशंस हैं वहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन हुआ, तो लोगों के बीच में इंटरेस्ट का जो क्लैश है वो देखने को मिला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, लाइजेशन हुआ, उसके हिसाब से जो मिलिटेंसी है वो बढ़ती हुई देखने को मिली। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाइक ह्यूमन विमेन और चिल्ड्रन का, फिर ह्यूमन की स्मगलिंग देखने को मिली है। फिर लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस देखने को मिला। तो ये सब कुछ जो है इश्यूज और कंसर्न्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से शो किए गए हैं। इंडिया की तरफ से ही नहीं, बाकी सारे कंट्रीज की तरफ से भी यही इश्यूज आएंगे। तो ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज से रिलेटेड था, बाकी इसमें कुछ और नहीं है रोहिंग्या रेफ्यूजीज से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो सिटी पेज पे सिर्फ एक न्यूज़ है जिसमें सीएम दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पंच प्रण की जगह जो है पंच काम का नारा दिया है। तो इसमें पंच काम क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वलिटी, सेफ्टी फॉर वुमेन और फेयर प्राइस फॉर फार्म क्रॉप्स, तो ये 5 जो है पंच काम जो बताए गए हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा। तो हम देख लेते हैं पंच प्रण जो 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन कहा गया है। तो 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन पंच प्रण क्या दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, जो कि 2014 में 47 में इंडिया को अचीव करने की ज़रूरत है। तो एक डेवलप्ड इंडिया का गोल सेट किया गया है। फिर कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म करने की बात कही गई है। फिर अपने रूट्स में प्राइड लेने की बात कही गई है, यूनिटी की बात की गई है और सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स की बात की गई है। तो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और उनका फुलफिलमेंट करना, ये कहा गया है पंच प्रण में। तो ये इतना इसमें जानना था, बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर यहाँ दिया है फ्रीबीज से रिलेटेड, जिसमें एक पीआईएल फाइल की गई थी कि अगर कोई भी पार्टीज फ्रीबीज का अनाउंसमेंट करती है तो उसे जो पार्टीज है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा था तो उन्होंने कहा था कि लॉ में हमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिससे हम फ्रीबीज को प्रिवेंट कर सकें। तो सेंटर ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा था, तो इसके बारे में कहा गया कि जो अगली सुनवाई है वो 22 अगस्त को होगी। हालांकि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म दिए गए हैं कि आर्टिकल 38(2) जो है उस वो कहता है स्टेट्स को कि जो इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज़ किया जाए इनकम में और स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल में बट अमॉन्ग्स द ग्रुप ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और इंगेज इन डिफरेंट वोकेशन। तो अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो डिफरेंट वोकेशंस में भी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने की बात कही गई है इसमें, और ना कि सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि जो कि है ग्रुप्स के बारे में भी इसमें कहा गया आर्टिकल 38 क्लॉज 2। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को मैंडेट करने की बात कहता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम इसको एलिमिनेट करने के लिए इनइक्वालिटीज़ को हम कुछ फ्रीबीज देंगे तो इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो वैलिड प्रॉमिस जो है उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है कि अगर आप दे सकते हैं या नहीं। तो फिर यहाँ पे यही कहा गया। फिर आगे हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई प्रॉमिस करता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा या सेफ ड्रिंकिंग वाटर देगा फ्री कॉस्ट टू ऑल, या फिर पावर पे सब्सिडी देगा, सीड्स और फर्टिलाइजर टू पे सब्सिडी मिलेगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ताकि जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो हो सके, फ्री या यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलेगा, फिर फ्यू मिनिमम इसेंशियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी नीडी जो कि नीडी पर्सन है उसके लिए है। तो इसको फ्री भी कहा जा सकता है कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है क्योंकि ये तो इसेंशियल चीज़ है और आर्टिकल 38 क्लॉज 2 इसको मैंडेट भी करता है, तो ये इसमें देखने वाली बात है। फिर कोर्ट ने ये कहा है कि डिस्टिंक्शन लाने की ज़रूरत है कि अगर हम ऑर्नामेंट्स, टेलीविज़न सेट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और रियल वेलफेयर ऑफर्स जो हैं उनके बीच में डिस्टिंक्शन लाने की जरूरत है। तो कोई अगर टीवी दे देता है तो उससे कुछ वेलफेयर नहीं होने वाला है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको अचीव करने के लिए इसको जो है लाया जा रहा है। फिर प्रोफेशनल कोर्स जो अगर कॉम्पिटिटिव जो अगर फ्री कोर्स है, जो प्रोफेशनल कोर्स हैं जिससे लोग सीख के अगर जॉब पा सकते हैं तो उसको अगर लाया जा रहा है इन केस ऑफ वाइट गुड्स लाइक
कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब दिया जा रहा है। इसकी जगह अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट पे अगर फोकस करते हैं, फ्री स्किल डेवलपमेंट पे, तो ये ज़्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव है। इसकी बात कही गई है। तो ये जब स्किल पे फोकस करेंगे तो दे वुड लुक फॉर डिग्निफाइड अर्निंग, तो उन्हें कोई फ्री चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन एक डिग्निफाइड अर्निंग की बात कही गई, क्या लोगों को एक डिग्निफाइड अर्निंग चाहिए। तो जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके बारे में कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जो ये गारंटी स्कीम है, ये ऑफर करता है डिग्निफाइड अर्निंग्स एंड क्रिएटेड पब्लिक एसेट्स इन रूरल एरिया। तो इसमें क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है उस एरिया का, फिर जो रूरल एरिया उसका डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ जो पर्सन है उसको जो जो पैसे मिलते हैं उसके काम के बदले, तो वो एक डिग्निफाइड अर्निंग के लिए उसको मोटिवेट करता है। तो ये इसमें कहा गया है। 22 अगस्त को फिर से इसकी हियरिंग है, तो देखते हैं हम इसके फाइनल जजमेंट क्या आता है। और कोर्ट फिर इससे ज़्यादा इसमें मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिला। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर यहाँ पे एक न्यूज़ दिया गया कि जो अजीत डोवाल हैं वो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले हैं और उन्होंने डिस्कशन किया है रिगार्डिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इसमें ये कहा गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन रशियन काउंटर पार्ट निकोलाई पेत्रुशेव, इनके बात किया वाइड रेंज ऑफ इश्यूज लाइक बायलैटरल कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी, इसकी बात कही गई है। फिर यहाँ पे बात करें जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो वो अभी समय थाईलैंड के दौरे पे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो यूएस और अदर कंट्रीज हैं वो इंडिया के जो ऑयल जो बाई कर रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगी, लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एवरी कंट्री विल ट्राई टू गेट बेस्ट डील पॉसिबल, तो सारी कंट्रीज बेस्ट डील पॉसिबल लेने का ट्राई करती हैं, तो इंडिया भी वही कर रहा है। तो इसमें कोई भी डिफेंसिव होने वाली बात नहीं है, ये इसमें कहा गया है। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्या कहा गया, तो अभी कुछ भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुए थे, तो अगर कोई डील साइन होती है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक्सप्लेन पेज पे दिया गया कि डेवलप्ड कंट्री का गोल क्या है। तो इसमें पंचप्रण की बात की गई है कि जब हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो हम उसके बाद जब 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा तो क्या होना चाहिए। तो जो पंचप्रण की बात की गई, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो ये एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री होता क्या है वो देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जो है वो क्लासिफाई करता है कंट्रीज को 3 जो है कैटेगरीज में, वो है डेवलप्ड इकोनॉमीज, फिर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन और डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ये सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट करता है, बेसिक इकोनॉमिक कंट्री कंडीशन रिफ्लेक्ट करता है, और कैटेगरीज जो है किसी रीजनल क्लासिफिकेशंस पे नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जो है डेवलप्ड नहीं है, और सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग नहीं है। तो ये इससे इम्प्लीकेशन निकलता है। फिर अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन यूज़ क्या करता है, तो वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन है जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन यूएस डॉलर, इस पे डिपेंड करके डेवलपिंग और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तो बात करते हैं, अगर हम फ्रीबीज के बारे में बात करते, तो हमने इसके ऊपर डिस्कस कर दिया है कि वाइट गुड्स क्या होते हैं। तो वाइट गुड्स क्लॉथ मटेरियल्स होते हैं, लार्ज अप्लायंसेज यूज इन होम, तो ये इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि उस कंट्री के लोगों द्वारा अर्न किया जा रहा है या बिजनेस द्वारा अर्न किया जा रहा है, और ये इंक्लूड क्या करता है, नेशन के जीडीपी को इंक्लूड करता है, और इनकम इट रिसीव्स फ्रॉम द ओवरसीज सोर्सेज, जो कि इसके जो ओवरसीज सोर्सेज हैं उससे क्या इनकम आ रहा है उसको भी इंक्लूड करता है। तो हम देख लेते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो ये वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री में उसका जो है वैल्यू मेजर करता है। अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर इसको मेजर किया जाता है, लाइक सपोज 1 साल में, तो हम हर साल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर हम देखते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रो हुआ है या फिर जो हमारा जीडीपी ग्रो नहीं हुआ है। तो ग्रॉस का मतलब है ऑल, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री बॉर्डर, और प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक ब्रॉडर टर्म में डेफिनेशन है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की, तो इसको अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, तो हमने ये बात की जीडीपी होता है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम यूके अगर हम बात करते हैं यूके के रेफरेंस में, तो ये क्या होता है, पेमेंट रिसीव्ड बाय यूके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक यूके लैंड, यूके लेबर, यूके कैपिटल या फिर एंटरप्राइज है, लेकिन वो कहीं भी लोकेटेड दुनिया में,
तो वो अगर यूके में पैसा भेजते हैं तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एग्जाम्पल है तो टेस्को एक ब्रिटिश ग्रोसरी स्टोर है जो कि यूके और अब्रोड दोनों जगह पे ऑपरेट करती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अब्रोड वुड काउंट इन द यूके जीएनआई बट नॉट इन यूके जीडीपी। तो जो बाहर जो काम कर रहे हैं तो वो यूके की ग्रॉस नेशनल इनकम में तो काउंट होगा, लेकिन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें काउंट नहीं होगा। तो ये इसमें कहा गया है। तो बाकी ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में भी हमने देख लिया। फिर यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें ये कहा गया है कि जो टॉप 3 मेंशन इन द चार्ट अलोंगसाइड यूएस, यूके और नॉर्वे जो है वो डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरीज में फॉल होते हैं, लेकिन टोटल 31 डेवलप्ड कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू यूएन इन ऑल। फिर चाइना की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो 26 टाइम है सोमालिया की, और नॉर्वे की सिर्फ 7 टाइम्स है। जो नॉर्वे है वो 7 टाइम्स है चाइना के जीडीपी के। तो हम बात करें तो यूक्रेन की बात करते हैं, तो यूक्रेन को इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन कहा गया है। तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है ये हम देख लेते हैं। तो इंडिया जो है बहुत पीछे है डेवलप्ड कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो अगर हम ग्राफ में देखें तो इंडिया की जो हाई इनकम ग्रोथ नहीं है, यानी कि $13,000 जो है वो इनकम नहीं है। फिर अपर मिडिल देखें तो $4,000 नहीं है। फिर लोअर मिडिल इनकम में इंडिया आता है और उसमें भी 2170, मतलब कि बहुत पीछे है, जो कि लोअर मिडिल इनकम में भी लगभग लगभग वो हाफ पर है। फिर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज है, इवन दो यूएस और चाइना बहुत आगे है। यूएस और चाइना की बात करें तो यूएस लगभग लगभग 5 गुना है, सॉरी चाइना जो है इससे 5 गुना है, और यूएस लगभग 20 गुना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। तो इंडिया को डेवलप होने के लिए तो एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री पीपल मैटर। तो एवरेज इनकम किसी कंट्री की क्या है, इससे डेवलप कंट्री को डिटरमाइन करना वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बांग्लादेश से भी पीछे आता है, और चाइना की जो पर कैपिटा इनकम जैसे कि हमने बात की 5.5 टाइम्स है, और यूके की जो है ऑलमोस्ट 33 टाइम्स है। तो ये डिस्पैरिटीज जो पर कैपिटा इनकम में शो हो रही है वो ओवरऑल क्वालिटी जो लाइफ की है उसको भी इम्पैक्ट करती है। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जहाँ पे एक कंपोजिट इंडेक्स निकाला जाता है, जहाँ पे देखा जाता है कि हेल्थ क्या है, लॉन्गेविटी ऑफ सिटीजन्स क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है जो कि उनको रिसीव होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है। तो तो हम बात करें अगर HDI मैट्रिक्स की, तो सेक्युलर इम्प्रूवमेंट किया है इंडिया ने, जिसमें हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ पे वो थी इंडिया में 40 ईयर्स एट 1974, यानी कि कोई भी अगर इंसान पैदा होता तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 40 ईयर्स होती थी, यानी कि एक्सपेक्ट किया जाता कि वो 40 ईयर्स तक जिंदा रहेगा। तो अब जो है इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 70 ईयर्स हो चुकी है। और उसके बाद इंडिया ने ग्रैंड स्ट्राइड्स इन एजुकेशन एनरोलमेंट एट ऑल 3 लेवल, ये भी इसमें अचीव किया है कि जो एजुकेशन है ऑल 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। फिर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज या फिर चाइना से, तो इंडिया बहुत पीछे है अभी। फिर इंडिया की बात करें तो इवन इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म। परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म से बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो मोस्ट ऑफ द इंडियंस अभी भी गरीब हैं इन कंपेरिजन टू पीपल इन द मिडिल इनकम और रिच कंट्रीज। तो करते हैं तो नॉर्वे जो है, जो इंडिया का करंट लेवल है वो नॉर्वे इंडिया के करंट लेवल पे था 1966 में, जो कि आज से 56 साल पहले था। और इंडिया चाइना की बात करें तो चाइना ने 2007 से 2022 के बीच में जो ग्रोथ है उसको अचीव की है। तो इंडिया को भी लगभग लगभग 15 साल लगेंगे, जहाँ पे चाइना अभी है वहाँ पहुँचने में। तो इंडिया को लगभग 5 गुना ग्रोथ करने के लिए कम से कम 15 साल लगेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। फिर अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर है 0.64, जो कि चाइना ने, जो कि डेवलप्ड कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो 1980s में भी डेवलप्ड कंट्रीज का स्कोर जो था इतना कम नहीं था। फिर चाइना जो है 0.6 लेवल में 2004 में पहुंचा था। फिर उसको 2004 के बाद 2017 की बात करते हैं तो इसको 13 साल लग गए थे 0.75 पहुंचने में। तो इंडिया को भी लगभग लगभग इतना टाइम लगेगा इसको करने में। फिर 2018 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि
2047 में जो इंडिया है उसकी एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स सिटीजन्स जो है वो ग्लोबल मिडिल क्लास के रैंक को ज्वाइन कर लेगी। और इसका जो रीज़न बताया गया है क्योंकि उसको उनको एक्सेस होगा बेटर एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, क्लीन वाटर का, इम्प्रूव सैनिटेशन का, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का, सेफ इन्वायरमेंट का, अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो इनफ डिस्क्रिशनरी इनकम का। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो इसमें ये कहा गया कि जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए इनकम चाहिए होगी। और जो इनकम है वो पॉवर्टी लाइन के, ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम है, कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो वापस उस पॉवर्टी लाइन में, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है तो वापस से वो पॉवर्टी लाइन के अंदर ना जाए। तो हमें एलिवेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो ये इस न्यूज़ में था डेवलप्ड कंट्री के गोल में। तो इससे ज़्यादा इसमें हमने देख लिया, इससे ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं था। GNI GDP ये सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो जो अमूल है उसने 2 लीटर जो ₹2 पर लीटर जो मिल्क है उसका प्राइस बढ़ा दिया है। फिर जो अमूल के बाद मदर डेयरी है उसने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया है। तो ये कहा गया कि जो MRP है उसमें 4% का इंक्रीज आया है, लेकिन अगर हम ग्लोबल जो इन्फ्लेशन की बात करें उसके हिसाब से ये बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटल फीडिंग की कॉस्ट है वो अराउंड 20% है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो 20% ज़्यादा अगर हम बात करें, गाय को जो फीड करने में पैसा लगता है तो 100 रुपये लग रहा था तो आज 120 रुपये लगते हैं। लेकिन वही जो दूध मिल रहा था वो 29 रुपये मिलता है, तो 4% इंक्रीज़ किया गया, तो मतलब कि 31 रुपये के आसपास इसमें इंक्रीज़ कर दिया गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, ये कहा गया है, ये जो है बताया जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन में फॉल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कुछ रीज़न की जो मिल्क है, मिल्क का यील्ड कम हो गया क्योंकि जो राइजिंग कॉस्ट है कैटल फीड का वो बढ़ रहा है। फिर रेनफॉल जो है सेवरल पार्ट्स में हुआ है जिसके वजह से जो घास है वो जो ग्रीन फॉडर है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। फिर प्रोटीन और मिनरल का जो मिक्सचर है वो भी, उसका भी दाम बढ़ गया है, तो कैटल को फीड करने में दिक्कत हो रही है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिल्क का ऊपर गया है क्योंकि यहाँ पे जो 25% है कैटल फीड का जो है जो प्राइस है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। फिर कुछ मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा है उसमें स्किन डिजीज, जो लंपी स्किन डिजीज है उसको वो देखने को मिल रहा है जो है कैटल्स में। इसकी वजह से भी जो है हमें जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर अदर फैक्टर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, मैन पावर में, एनर्जी कॉस्ट में जो है उसमें भी जो है इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज करना प्राइस को जस्टिफाई किया गया है। फिर डिमांड सप्लाई मिसमैच की बात करें तो जो इस साल जो डिमांड फॉर लिक्विड मिल्क है वो भी हाई है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स है। तो अब हम बात करते हैं, अगर डिमांड ज़्यादा है और मिल्क उतना ही है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई जो कर्व होता है उसके हिसाब से। तो इसका भी एक रीज़न दिया गया है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो फ्यूचर मिल्क प्राइस है वो अक्टूबर के आसपास फिर से बढ़ने की आशंका है। तो ये एक्सप्लेन पेज में था। फिर अगर हम बात करते हैं आइडियाज़ पेज की, तो इसमें बताया गया है कि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऑन हिज प्लेट। तो इसमें क्या कर सकते हैं ये बताया गया। उदय उमेश ललित जो है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनका टर्म जो है 64 डेज़ का होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो पास्ट फ्यू ईयर्स में जो मैटर्स नहीं लिए गए हैं उसको लिया जाए, ये सब कुछ बताया गया। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें उन्होंने जो हेल्दी प्रैक्टिसेस का दिया था कि जो मैं हेल्दी, जो भी भले ही मेरा जो टर्म है वो 64 डेज़ का होगा, लेकिन जो भी मैं हेल्दी प्रैक्टिसेस को जो है यूज़ करना चाहूँगा और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्दी प्रैक्टिसेस को यूज़ करने के लिए मोटिवेट करूँगा, ऐसा इन्होंने इसमें कहा है कि इनको जो मेरी हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उससे सीख लेनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशन को भी इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट CGI को ये भी इंश्योर करना चाहिए जो कलीग्स हैं जो कि फ्यूचर CGI हो सकते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लाना है और फाइन ट्यून करना है जो फंक्शनिंग ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो जुडिशरी है उसके जो फंक्शनिंग है उसकी बात की जा रही है कि उसको स्मूथ करने की जरूरत है, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसको जो जल्दी से जल्दी जो पेंडेंसी है उसको कम करने की ज़रूरत है, ये इसमें कहा गया है। फिर यहाँ पे बात करें तो PSUs के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जॉब क्रिएशन सेक्टर था उसमें ये देखा गया है कि जो जॉब है वो सिर्फ 8 आउट ऑफ 10 जो है
प्राइवेट कंपनीज है उसमें 3 लाख जॉब आई थी, लेकिन जो PSUs थे गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइज, उसने जो नंबर ऑफ पीपल दे एम्प्लॉयड, एक तो उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं आई, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी नहीं, ऊपर से जो लोग थे वो भी कम हो गए। तो ये जो है पिछले साल के डेटा में शो हुआ है। फिर इसमें एग्जांपल दिया है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ONGC, NTPC, इसमें जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला है स्टाफ्स के अंदर। फिर एक एरा की बात की गई है जिसमें जो PSUs थे वो इंडिया के जॉबलेसनेस को जो है टैकल करने के लिए आगे लाए गए थे, लेकिन अब वो एरा खत्म हो चुका है। लेकिन इंडिया लास्ट ईयर की बात करते हैं तो इंडिया की GDP जो है 9% से ग्रो की है। तो इस जो टर्म है 9% ग्रोथ की, तो इसमें जो मेजर PSUs हैं वो तो जॉब तो क्रिएट कर नहीं पाए, ऊपर से इनकी जो एग्जिस्टिंग जॉब्स है उसको भी ये होल्ड नहीं कर पाए, ये इसमें कहा गया है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया है कि लॉट्स ऑफ जॉब्स इसमें हम क्रिएट करेंगे, या फिर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो अगले कुछ सालों में 10 लाख जॉब जो है वो देंगे। अब इसको कैसे फुलफिल किया था, या तो पावर में वापस आने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं एक जो है झांसा दिया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट पास में इट वाज रिपोर्टेड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज इंस्ट्रक्टेड द रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल। तो 10 लाख पीपल के रिक्रूटमेंट की बात की गई थी, फिर ये 1.5 साल में ही बात की गई है। फिर जो बिहार गवर्नमेंट है उसने भी 10 लाख जॉब की बात की गई है अगले गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले। तो ये सब बातें कही गई हैं। फिर अब इसको कैसे टैकल करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये देखने वाली बात होगी। फिर यहाँ पे हाई रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई है कि पिछले साल भी हाई रेट ऑफ ग्रोथ था। अगर सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी की डेटा की बात करें तो इंडिया के जो एम्प्लॉय पीपल थे वो 5.55 लाख जॉब क्रिएट्स हुई हैं और ये लोग एम्प्लॉय हुए हैं। पर ये देखें जो 5.55 लाख तो एम्प्लॉय तो हो गए, लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, जो कि वर्किंग एज की पॉपुलेशन थी वो 55 लाख से बढ़ गई। तो जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट था वो गिर गया। ऑब्वियसली बात है, जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा इंक्रीज होगा और न्यूमरेटर में कम इंक्रीज होगा तो जो ओवरऑल रेशियो है वो इंक्रीज होने की जगह गिर जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो सॉल्यूशन क्या बताया गया कि सॉल्यूशन जो है गवर्नमेंट को क्रिएट करना है बेटर रेगुलेटरी कंडीशन फॉर प्राइवेट सेक्टर वाइल एट द सेम टाइम जो राइट्स ऑफ वर्कर्स हैं उनको भी प्रिवेंट करना, ये इसमें जो है कहा गया है। फिर रिफॉर्म की बात की गई है जो डिस्कॉम, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स है, डिस्कॉम सेक्टर्स है, उसके बारे में। तो इसमें ये कहा गया है कि जो डिस्कॉम की प्रॉब्लम थी वो रिकॉग्नाइज से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 78,000 करोड़ का लॉस दिखाया गया है, लेकिन जो ट्रू लॉसेज है वो 3 लाख करोड़ के हैं, ऐसा इसमें इस आर्टिकल में कहा गया। फिर यहाँ पे रिफॉर्म लाने की बात की गई है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। जो डिस्कॉम लॉसेज हैं वो फुल्ली रिफ्लेक्ट होने चाहिए जो भी नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसमें। फिर जो पावर टैरिफ्स हैं वो भी इनको जो है रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि मोर देन 100 टैरिफ रेट्स जो है जो कि चल रहे हैं इंडिया में। फिर स्मार्ट मीटरिंग की ज़रूरत है। फिर हाउस होल्ड को क्या करने की ज़रूरत है, जो टैरिफ्स हैं उसको पे करने की ज़रूरत है। हम सब्सिडीज़ कितने दिन तक प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि जो स्टेट्स के ऊपर बर्डन है और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो टैरिफ्स है उसको तो कंज्यूमर को पे करना चाहिए। फिर यहाँ पे जो स्मार्ट मीटरिंग की बात की गई है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, वो भी बताया गया है। फिर रिफॉर्म्स क्या क्या लाने चाहिए, तो रिफॉर्म्स में एलिमिनेट जो है क्रॉस सब्सिडी, जो सब्सिडी की बात किया जा रहा है क्रॉस सब्सिडाइजेशन का भी जो है उसको भी ख़त्म करने की बात कही गई है। फिर अगर क्रॉस सब्सिडाइजेशन एलिमिनेट होता है तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल जो समर्स हैं वो टैरिफ्स जो है जितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमारा पावर 100 रुपये का प्रोड्यूस हो रहा है तो एटलीस्ट अगर अब जो पावर दिया जा रहा है हमें, हम उस पर 50 रुपीज़ देते हैं तो यहाँ पे 50 रुपीज़ गवर्नमेंट बेयर करती है, जो कि या फिर डिस्कॉम कंपनीज को लॉस होता है। अगर हम 100 रुपये का अगर पावर प्रोड्यूस हो रहा है 90 देते हैं तो जो लॉस है वो कम होगा और इसको रिकवर करने में ईजी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उतना ही अगर हम जो बिजली का बिल है वो पे करें तो उससे जो है डिस्कॉम्स को सपोर्ट मिलेगा और वो ग्रो करने लगेंगे, ये से बताया गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया कि अगर हम
सब्सिडाइजेशन नहीं करते हैं तो जो बिजली का प्राइस है वो 2 से 2.5 रुपए जो है पर किलोवाट बढ़ जाएगा। तो जो नेट रिजल्ट आएगा, तो डिस्टॉर्शन में जो है डिस्टॉर्शन अवॉइड होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट है उसको भी डिस्टॉर्ट करने में, जो डिस्टॉर्ट है उसको हटाने में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं तो फ्रीबीज़म को हटाने की ज़रूरत कही गई इसमें। तो अगर फ्रीबीज़म की बात करें कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे कुछ यूनिट्स तक, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो लोगों को मिल रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्कॉम्स के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है उसका उसका इसमें उसको अकाउंट करने की ज़रूरत है कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो दे देंगे, लेकिन जो बर्डन आएगा स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि अगर स्टेट्स डेप्ट में है तो स्टेट्स खुद पे नहीं कर पाएंगे उसको, तो ये इसमें कहा गया है। तो फिर इससे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। फिर वर्ल्ड न्यूज़ की बात करते हैं तो रशिया, चाइना और इंडिया जो है, रशिया में कुछ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे थे, उसमें भेजा गया, तो ये इसमें कहा गया है। फिर बात करते हैं तो इसराइल और टर्की ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर करने के लिए जो है डिप्लोमेटिक टाइज साइन किया है। तो हम बात करते हैं इसराइल और टर्की की। तो टर्की ये रहा और ये इसराइल है, यहाँ पर ये इसराइल है। तो ये आप जो लोकेशन है ये हमने देख ली। फिर उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये इसराइल के जो है जो बाउंड्री कंट्रीज हैं। फिर टर्की की बात करते हैं तो एमनिया, जॉर्जिया, सीरिया, इराक, तो ये इसके बाउंड्री कंट्रीज हैं। फिर यहाँ पे इसराइल में ही एक गाज़ा पट्टी है या गाज़ा स्ट्रिप है, जिसको लेके यहाँ पे इनके बीच में 2018 में कुछ जो है दिक्कत हो गई थी। तो जो ये दो रीजनल पावर्स हैं उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया था 2018 में, जहाँ पे 6 पैलेस्टीनियंस जो है इसराइल द्वारा मार दिए गए थे। अगर इसराइल फोर्सेस की बात करें तो जो गाज़ा बॉर्डर है, जब हम बात करते हैं जेरूसलम की, तो जेरूसलम में यूएस की एम्बेसी खोली गई थी। तो यूएस की एम्बेसी खोली गई थी तो 60 पैलेस्टीनियंस हैं उसको इसराइल फोर्सेस ने मार दिया था। तो इसके बाद दोनों रीजनल पावर्स के बीच में थोड़ा सा पावर टसल हुआ। उसके बाद जो एम्बेसडर्स थे उसको एक्सपेल कर दिया गया था 2018 में, और 4 साल बाद यहाँ पे फिर से डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टेब्लिश कर लिया गया है। तो ये इस न्यूज़ में था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर यहाँ दिया गया कि हॉस्पिटैलिटी कैबिनेट क्लियर्स 50 करोड़ फॉर ECLGS। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के लिए एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ का इसमें इंक्रीज कर दिया गया है या एलोकेशन कर दिया गया है। तो इसको 2020 में लाया गया था, मार्च 2020 में, ताकि जो MSMEs है उसको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से निकाला जा सके ड्यूरिंग द पेंडेमिक या फिर कोविड की वजह से। तो इसी जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स है वो क्या करते हैं, ये हेल्प करती है क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, इंडस्ट्री को फंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये इसके बारे में है, तो हम देख लेते हैं ECLGS होता क्या है। तो ECLGS जो होता है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करता है। यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या करता है, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब एक गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी होती क्या है, इसमें लोन होता है जो कि 100% गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा दिया जाता है, जो कि मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। अगर ये बैंक लोन लेती हैं या मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये लोन लेती हैं तो इनकी जो गारंटी है लोन की, जब हम लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ गारंटी देनी पड़ती है। तो 100% गारंटी जो है ये NCGTC यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लेती है। अब ये NCGTC क्या होता है, तो NCGTC जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट द्वारा 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 2014 में। तो एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 और जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 2014 था। फिर इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये होली ओन्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, ताकि ये एक कॉमन ट्रस्टी कंपनी बन सके फॉर मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड। तो क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि एक मल्टीपल जो ट्रस्टी है या फिर कॉमन ट्रस्टी कंपनी बन सके, ताकि जो
जो इसमें लोन का जो कोलेटरल है या फिर जो फंडिंग है या फिर जो गारंटी है उसको प्रोवाइड कर सके। फिर क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम क्या होता है कि इसको डिज़ाइन किया जाता है कि शेयर द लेंडिंग रिस्क, जो लेंडिंग रिस्क है उसको शेयर करना। अगर बैंक कोई जो न्यू एमएसएमईज है उसको अगर लेंड कर रही है तो वो ग्रो करेगी कि नहीं, उसके ऊपर बैंक को डाउट रहता है। तो जो ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है, ये 100% जो है इसका गारंटी ले लेती है कि अगर लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो हम इसे पे करेंगे। तो ये इसके बारे में बताया गया है। फिर लोन किसको किसको दिया जाता है, एडिशनल कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी अगर बैंक के केस में है, और एडिशनल टर्म लोन फैसिलिटी अगर एनबीएफसी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के टर्म्स में है, और कोई भी अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगर लेना चाहता है तो ये इसके लिए। तो इसमें ये दिखा गया कि जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं जो और एनपीए अकाउंट्स हैं इस स्कीम के थ्रू जो है पैसे नहीं उठा सकते। फिर टेन्योर क्या रहेगा लोन का, तो लोन का टेन्योर रहेगा 4 इयर्स का, और उसमें 1 साल का मोरेटोरियम, मतलब कि 1 साल का एक्स्ट्रा पीरियड ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या लोन पे बैक कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें तो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें 9.2% की कैप लगाई गई है, 9.25% की, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें 14% की कैप लगाई गई, आप 14% से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें चार्ज नहीं कर सकते। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो 14%, 9.25% से ज़्यादा इसमें चार्ज नहीं कर सकते, ये इसमें दिया गया है। फिर इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, तो इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा 2015 में, ताकि लोन प्रोवाइड किया जा सके अप टू 10 लाख रुपीज़ टू द नॉन कॉर्पोरेट, जो कि नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो ये इसका है, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई थी ताकि फंडिंग प्रोवाइड कर सके नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस को थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प लेके जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सके। लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, ये इसमें कहा गया है। फिर मुद्रा जो है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स को लेंड नहीं करता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज के लोन बताए गए थे, जिसमें शिशु बताया गया था जिसमें लोन 50,000 तक के लोन है। फिर किशोर बताया गया था जिसमें लोन 50,000 से 5 लाख के लगभग है, इसके बीच में किशोर कैटेगरी में डाला गया था। फिर अगर कोई लोन है 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का लोन है तो उसको तरुण में डाला गया था। तो ये कोलेट्रल फ्री लोन है, इसमें ये जो लोन दिया जाएगा वो कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। फिर इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं, तो ये आज की लास्ट न्यूज़ है जो कि कस्टम एक्ट से रिलेटेड है। तो कस्टम एक्ट ऑफेंस में गाइडलाइंस लाई गई है, प्रोसीडिंग रिवाइज की गई है कि 50 लाख का जो है मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लाया गया है, 2 करोड़ का कमर्शियल फ्रॉड का थ्रेशोल्ड लाया गया है। तो इसमें अरेस्ट वगैरह के बारे में बात की गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसने क्या किया है, जो रिवाइज किया गाइडलाइंस को प्रोसिक्यूशंस के लिए, अरेस्ट के लिए, बेल के लिए, जो कि कस्टम्स एक्ट्स के अंदर आते हैं उसके। तो सीबीआईसी और सीबीडीटी क्या होता है, तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसको बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 द्वारा, और जो दोनों बोर्ड थे वो पार्ट थे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आते हैं ये दोनों बोर्ड। तो हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो ये क्या करता है, इनपुट करता है पॉलिसी का, प्लानिंग का, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है इंडिया में उसको, उसकी इनपुट क्या होंगे, पॉलिसी की प्लानिंग कैसे की जाएगी डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने की, और इसको एडमिनिस्टर करने की डायरेक्ट टैक्सेस लॉ को, इसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसके अंडर आता है। फिर डायरेक्ट टैक्सेस जो है, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये जो है डायरेक्ट टैक्सेस है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की बात करते हैं तो ये जो है रीनेम कर दिया गया था इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जब 2018 में जब जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका रोल आउट किया गया था। तो पहले से नाम क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का नेम कर दिया गया सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज के बाद जो जीएसटी अब रोल हो गया तो कोई एक बॉडी चाहिए थी जो कि जीएसटी को भी रेगुलेट करे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज को ही ये टास्क दे दिया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी
चेक करने का, जीएसटी को भी चेक करने का, तो इसमें दिया गया है। फिर ये क्या करता है, डील करता है, फॉर्मुलेशन करता है पॉलिसी का, फिर कलेक्शन कलेक्शन करता है, लिवाई करता है। एक तो जीएसटी लगाता है, टैक्सेस लगाता है, कस्टम लगाता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है, एक तो उसको लिवाई करता है, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट भी करता है। तो कलेक्ट करने की भी जिम्मेदारी सीबीआईसी की है, आईजीएसटी को भी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इसकी है। तो ये सीबीआईसी और सीबीडीटी के बारे में। तो आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आज नहीं था। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने उसको हॉलिस्टिकली जो है डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जाके उससे पूछ सकते हैं, तो आपको इसका आंसर कर दिया जाएगा जो भी डाउट है आपको। मैं ये जो पीडीएफ है इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। हम मिलते हैं अगले न्यूज़ डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।